जय हिंद साथियों, मैं तरुण कुमार आप सभी का इनगेर परिवार में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम नायक सीरीज का फटाफट रिवीजन करने वाले हैं। हमारा जो सेट नंबर रहेगा इसमें वो सेट नंबर 14 और सेट नंबर 15 रहेगा। इसका हम फटाफट रिवीजन करेंगे। यदि वीडियो आप लोगों के लिए फायदेमंद होती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम नवीन सर की जो नायक सीरीज है उसका जितने 35 के 35 एपिसोड का फटाफट रिवीजन करेंगे इस सीरीज में। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं क्लास की ओर। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लें, इससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। और हाँ, जल्द ही आप लोगों के लिए एक मास्टर सीरीज आने वाली है, मार्क्स बूस्टर सीरीज। इसमें आपको जीएस का हर एक टॉपिक, संपूर्ण टॉपिक की एक मैराथन होगी। उस सीरीज में जुड़ना ना भूलिएगा। वो है सीरीज आप लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला प्रश्न है, आमेर के शासक सवाई जय सिंह को जंतर मंतर नामक 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण करने के लिए जाना जाता है। वे कौन से शहर में स्थित हैं? तो कौन कौन से शहर में है? उज्जैन, वाराणसी, मथुरा, नई दिल्ली और जयपुर। यदि इन 5 शहरों के अलावा किसी भी शहर का नाम आता है तो वह हमारा गलत जवाब होगा। अब बात कर लेते हैं राजा जयसिंह की, कि राजा जयसिंह को सवाई की उपाधि किसे शासक ने दी थी? तो वो दी थी औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने। वहीं राजा जयसिंह ने जयपुर को कब बसाया? तो जयपुर को बसाया था 1727 ईस्वी में। कब? 1727 ईस्वी में। वर्तमान में इसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। और पिंक सिटी को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो यूनेस्को में शामिल किया गया था 2019 में। यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि जो जब जयपुर बसाया गया था तो इसके वास्तुकार कौन थे? तो इसके वास्तुकार थे, वो थे विद्याधर भट्टाचार्य। कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य। वहीं इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो एग्जाम में पूछ ली जाती है, जीज मोहब्बत शाही। पुस्तक का क्या नाम है? जीज मोहब्बत शाही। यह किससे संबंधित है? तो यह ग्रह नक्षत्र से संबंधित इनकी पुस्तक है। एक यूनेस्को से प्रश्न बनता है कि वह कौन सा पहला शहर है जो यूनेस्को में पहली बार शामिल किया गया था, या यूनेस्को में शामिल होने वाला पहला शहर कौन सा है? तो वो है अहमदाबाद। अहमदाबाद जयपुर से 2 साल पहले 2017 में अहमदाबाद को शामिल किया गया था और यह यूनेस्को में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर था। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, संदीप कुमारी निम्न में से किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? किस में करते हैं? ये करते हैं डिस्कर थ्रो में। किसमें? डिस्कर थ्रो में ये भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं। डिस्कर थ्रो के कुछ अन्य खिलाड़ी विकास गोंडा, सीमा पूनिया, कृष्णा पूनिया, कमलप्रीत कौर, प्रवीण कुमार, शोभती। अगर आपसे पूछा जाए कि जो डिस्कस थ्रो होता है उसका वजन कितना होता है, तो फीमेल के लिए होता है 1 kg और वहीं मेल पर्सन के लिए होता है 2 kg। एक साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला मॉस गार्डन को हम काई गार्डन के नाम से भी जानते हैं? क्या? काई गार्डन के नाम से भी जानते हैं, विकसित किया जा रहा है। तो कहाँ पर किया जा रहा है? ये किया जा रहा है उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में। उत्तराखंड की राजधानी क्या है आपको कमेंट में बताना है, और उत्तराखंड के वर्तमान सीएम कौन है इसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो उत्तराखंड में जो ये पार्क है इसका नाम क्या है? तो यह है खुरपाताल। खुरपाताल में इसकी स्थापना की जा रही है और इसमें कुल 50 प्रकार की फंगस या मॉस या फिर काई आपको देखने को मिलेंगी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का क्रिप्टोग्रामिंग गार्डन कहाँ पर स्थित है, या पर कहाँ पर बनाया गया था? तो कहाँ पर बनाया गया था? वो बनाया गया था देहरादून उत्तराखंड में। कहाँ पर? देहरादून उत्तराखंड में इसको भी बनाया गया था। और भारत का पहला फायर पार्क कहाँ पर है? पहला पहला फायर पार्क। ये स्टैटिक्स से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं। जो भी काम पहली बार किया जाए, या कोई भी पहला पर्सन हो किसी भी क्षेत्र में, किसी की पहली जिस भी
क्वेश्चन में पहला शब्द जुड़ जाए वह एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या महत्वपूर्ण हो जाता है? तो भारत का पहला फायर पार्क कहाँ पर है? वह है उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में। उड़ीसा की राजधानी क्या है? उड़ीसा की राजधानी क्या है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत का पहला टायर पार्क कहाँ पर स्थित है? तो वो है वेस्ट बंगाल में। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में। पश्चिम बंगाल की वर्तमान सीएम कौन है? इसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ड्रिबल, ड्रिबल शब्द का आमतौर पर संबंध किस खेल से है? जो ड्रिबल शब्द है इसका संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध है बास्केटबॉल से। किससे? बास्केटबॉल से। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बास्केटबॉल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, तो बास्केटबॉल में कुल 5 खिलाड़ी होते हैं। आपको बताना है क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, और टेबल टेनिस में कुल कितने प्लेयर होते हैं। इन तीनों प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ओवरहेड, ओवरहेड, अंडरहेड, फ्री थ्रो और कॉमन फाउल, यह भी शब्द किससे संबंधित हैं? यह भी शब्द बास्केटबॉल से संबंधित हैं, क्योंकि बास्केटबॉल से संबंधित शब्दों को एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, कनक राजू को किस लोक नृत्य के लिए 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? या कुछ प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि कनक राजू किस लोक नृत्य से संबंधित हैं? किस लोक नृत्य से संबंधित हैं? तो है गुसाडी। क्या है? गुसाडी। यह कहाँ का लोक नृत्य है? तो यह तेलंगाना राज्य का लोक नृत्य है। अगर तेलंगाना की राजधानी आप लोगों से पूछ ली जाए तो वो क्या होगी? इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। अगर वही पूछ लिया जाए कि भवाई कहाँ का लोक नृत्य है? तो गुजरात का। फुगडी कहाँ का है? गोवा का। गणगौर कहाँ का है? मध्य प्रदेश और राजस्थान का। भारत के कुछ प्रमुख मंदिर जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जैसे महाकालेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो है उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। वहीं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो है हमारा गुजरात में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। और आपको पता होगा कल से जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा शुरू हुई है। कब से? कल से। कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर बन जाता है। ये सेवन सिस्टर का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है कामाख्या मंदिर। यहाँ पर एक मेला बहुत ही प्रसिद्ध रहता है, वो है अम्बुबाची का मेला। इसे पूर्व का कुंभ के नाम से भी जाना जाता है। या आपसे पूछ लिया जाए पूर्व का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो वह है अम्बुबाची का मेला। आपको पता होना चाहिए कि भारत में कुल कितने प्रमुख ज्योतिर्लिंग हैं? तो भारत में कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं। कितने? 12। हम लोग इससे पहले 1, 2, 3 देख चुके हैं, बाद बाकी के हम यहाँ पर देखने वाले हैं। जैसे केदारनाथ मंदिर कहाँ है? उत्तराखंड में। भीमा शंकर, दुमेरेश्वर और त्र्यंबकेश्वर मंदिर कहाँ है? तो है महाराष्ट्र में। वहीं बाबा विश्वनाथ उत्तर प्रदेश में। मल्लिकार्जुन मंदिर कहाँ पर है? यह है हमारा आंध्र प्रदेश में है। ओमकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश में। बैद्यनाथ झारखंड में। रामेश्वरम तमिलनाडु में। नागेश्वर गुजरात में। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी आंद्रे अगासी की आत्मकथा कौन सी है? तो इनकी जो आत्मकथा है वो है ओपन एन ऑटोबायोग्राफी। कौन? ओपन एन ऑटोबायोग्राफी इनकी आत्मकथा है। यदि आपसे पूछ लिया जाए आंद्रे अगासी हैं, ये किस देश से संबंधित हैं? तो यह यूएसए से संबंधित है। किस देश से? यूएसए से। वहीं कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं जिनकी पुस्तकें एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, जैसे नोवाक जोकोविक की पुस्तक का नाम क्या है? तो इनकी जो पुस्तक है वो है सर्व टू विन। ये किस देश के हैं? तो यह सर्बिया के। कहाँ के? सर्बिया के। वहीं आपसे पूछ लिया जाए रेसेना विलियम्स की पुस्तक का क्या नाम है? तो वह है ऑन द लाइन। सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक बन जाती है राफेल नडाल की। ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। क्या? स्पेन के खिलाड़ी हैं। इनकी जो आत्मकथा है उसका नाम है राफा। क्या है? राफा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है,
हरप्रिया नंबूदरी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक हैं? तो ये किसकी हैं? तो यह है कथकली की। किसकी? कथकली की। कथकली के कुछ अन्य नाम भी, कथकली से संबंधित कुछ अन्य नाम जो एग्जाम में पूछ लिए जा सकते हैं, जैसे कृष्णा नायर हो गया, के कुमारन नायर हो गया, यह किससे संबंधित हैं? तो यह कथकली से संबंधित हैं। 2024 में भरतनाट्यम में पद्म भूषण किन किन को मिला था? तो मिला था बैजंती माला को और पद्मा सुब्रमण्यम को। किसको? बैजंती माला को और पद्मा सुब्रमण्यम को 2000 का पद्म विभूषण भरतनाट्यम में इन दो व्यक्तियों को मिला था। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अगर प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए तो वो थे डेमेट्रियोस विकेलस। वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जनक किन्हें माना जाता है? तो वो माना जाता है पियरे को। किसको? पियरे को। अगर यही पूछ लिया जाए कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वह है थॉमस बॉक। कौन? थॉमस बॉक अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अब चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। जैसे राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? वो थे एस राधाकृष्णन। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी कौन थे? तो वो भी एस राधाकृष्णन थे। आपको बताना है कि भारत में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? भारत में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर पूछा जाए कि राज्यसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो राज्यसभा के जो पहले उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? तो जो राज्यसभा के पहले उपाध्यक्ष थे वो थे एस वी कृष्णमूर्ति। कौन थे? एस वी कृष्णमूर्ति। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राज्यसभा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो राज्यसभा किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो राज्यसभा है वो किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका जो अनुच्छेद रहने वाला है वो 81 की जगह 80 कर लीजिए। क्या? 80। राज्यसभा का जो राज्यसभा संबंधित है वो आर्टिकल 80 से संबंधित है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राज्यसभा का पुराना नाम क्या था, तो राज्यसभा का जो पुराना नाम था वो था राज्य परिषद। तो फिर राज्यसभा कब बना? तो राज्यसभा बना 1954 ईस्वी में। अगर पूछा जाए कि राज्यसभा की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 3 अप्रैल 1952 ईस्वी में। कब? 3 अप्रैल 1952 ईस्वी में। इसी के साथ आपसे पूछ लिया जाए कि राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन है, तो वर्तमान सभापति हैं जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। और यही वर्तमान उपराष्ट्रपति भी हैं। कौन? वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो वो भी जगदीप धनखड़। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, किस राज्य को राज्यसभा में दूसरी सबसे अधिक सीटें आवंटित की गई हैं? तो इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है कि राज्यसभा में सबसे अधिक सीटें किस राज्य के पास हैं, या फिर दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य आता है? अगर सबसे अधिक की बात की जाए तो है उत्तर प्रदेश के पास कितनी है? 31 सीटें। और वहीं आपसे पूछ जो दूसरे नंबर पर आ रहा है वो आता है
महाराष्ट्र के बाद आता है तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आता है वेस्ट ऑफ बंगाल, वेस्ट ऑफ बंगाल के बाद आता है बिहार। कौन? बिहार। बिहार के पास 16 सीटें हैं। और वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि जो सेवन सिस्टर्स है इनके पास कितनी कितनी राज्यसभा की सीटें हैं, तो इनके पास एक एक राज्यसभा की सीटें हैं। लेकिन असम असम एक ऐसा राज्य है जिसके पास राज्यसभा की कुल 7 सीटें हैं। कितनी? 7 सीटें हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान वर्तमान में राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं, तो वर्तमान में कुल 245 सीटें हैं। और अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं, तो वो हो सकती हैं 250 सीटें। कितनी? 250 सीटें। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, या लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे गणेश गणेश मावलकर। कौन? गणेश मावलकर। अगर पूछ लिया जाए कि लोकसभा से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, लोकसभा से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, तो वो आर्टिकल 81। कौन सा? आर्टिकल 81। वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि पहले पहले और दूसरे अध्यक्ष कौन थे, तो लोकसभा के जो पहले और दूसरे अध्यक्ष थे वो थे एम ए अय्यर। कौन? एम ए अय्यर। अगर पूछ लिया जाए कि लोकसभा लोकसभा की पहली महिला प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, वो बनी थी मीरा कुमार। कौन? मीरा कुमार। अगर यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें किस राज्य के पास हैं, वह उत्तर प्रदेश के बाद। कुल कितनी? 80 सीटें उत्तर प्रदेश के बाद हैं। वहीं दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र, जिसके पास कुल 48 सीटें। फिर तीसरे नंबर पर आता है बिहार। कितना? बिहार के पास लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो वो है 40। आपको लोकसभा से एक प्रश्न और बनता है। वो प्रश्न यह है कि लोकसभा को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो लोकसभा को अन्य निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। और वहीं राज्यसभा को अन्य नाम उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। इससे उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? अगर बात की जाए संयुक्त बैठक की, तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्या? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर लोकसभा अध्यक्ष उस समय संयुक्त बैठक के समय उपस्थित ना हो, तो इसकी इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसकी अध्यक्षता उस टाइम पर करेगा उपाध्यक्ष। कौन करेगा? लोकसभा का उपाध्यक्ष। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, संसद संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने बुलाने की शक्ति किसके पास होती है? तो संसद की प्रत्येक सदन को बुलाने की शक्ति होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है। किसके? राष्ट्रपति के पास होती है। अगर संसद के सत्र की बात की जाए, तो संसद में कुल एक साल में 3 सत्र होते हैं। और यह किस आर्टिकल में कहा गया? तो यह आर्टिकल 85 में कहा गया है। वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि बजट सत्र कब से कब तक होता है, तो बजट सत्र होता है फरवरी से लेकर मई तक। कब? फरवरी से लेकर मई तक। वहीं मानसून सत्र की बात की जाए, तो जुलाई से अगस्त तक मानसून सत्र होता है। वहीं शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर। आपसे यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि दो सत्रों दो एक साल में मिनिमम कितने सत्र होने चाहिए? तो एक साल में मिनिमम 2 सत्र होने चाहिए। और एक दो सत्रों के बीच मैक्सिमम कितने समय का टाइम होना चाहिए? तो इसके बीच में अधिकतम अधिकतम 6 माह का समय होना चाहिए। 6 माह के अंतर्गत कोई दूसरा सत्र हो जाना चाहिए। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसके पुत्र और उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल शांति और सापेक्ष निष्क्रियता में से एक था? तो वो कौन था? वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। अगर बात की जाए कुमारगुप्त की, तो कुमारगुप्त को किस अन्य नाम से जाना जाता था, या किसकी उपाधि मिली थी? तो महेंद्रादित्य परम भट्टाकार यह अन्य नाम थे, या यह अन्य उपाधियां थी कुमारगुप्त की। कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय, जो वर्तमान बिहार में स्थित है, इसकी स्थापना की थी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 5वीं शताब्दी में। कब? 5वीं शताब्दी में।
अगर वही पूछ लिया जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय को खिलजी ने नष्ट किया था, किसने नष्ट कर दिया था? तो खिलजी एक शासक था, उसने इसको नष्ट कर दिया था। खिलजी का शासनकाल कब से कब तक रहा था? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? तो मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम गुप्त काल में हुआ था। कब? गुप्त काल में हुआ था। गुप्त काल में जो मंदिर मिले हैं वो ईंटों से निर्मित मंदिर थे। किससे? ईंटों से निर्मित मंदिर थे। वहीं कुछ महत्वपूर्ण मंदिर जो एग्जाम में पूछ लिए जा सकते हैं, जैसे तिगवा विष्णु मंदिर। जो तिगवा विष्णु मंदिर है, यह कहाँ पर स्थित है? तो यह जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ? जबलपुर मध्य प्रदेश में। वहीं भुमरा जो शिव को समर्पित मंदिर है, वह कहाँ है? तो है सतना, एमपी मध्य प्रदेश में है। वहीं कुठार पार्वती मंदिर पन्ना मध्य प्रदेश में है। वहीं देवगढ़ दशावतार मंदिर ललितपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। वहीं भीतरगांव का मंदिर, यह कानपुर उत्तर प्रदेश में है और यह कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था? तो वो जाना जाता था रूपक। रूपक के नाम से जाना जाता था। वही सोने के सिक्कों को हम दिनार कहते थे और तांबे के सिक्कों को हम कौड़ी के नाम से जानते थे। इसके कौड़ी के नाम से जानते थे। थाने में वर्धन वंश और पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? वो की थी पुष्यभूति वर्धन ने। किसने? पुष्यभूति वर्धन ने। पुष्यभूति वर्धन के बाद आया नरवर्धन के बाद आया राजवर्धन के बाद आया आदित्यवर्धन और आदित्यवर्धन के बाद आया प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन के ही दो पुत्र हुए, एक राजवर्धन, दूसरा हर्षवर्धन। सबसे महत्वपूर्ण शासक बन जाता है सबसे महत्वपूर्ण शासक बन जाता है वो बन जाता है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का शासनकाल रहा था 606 ईस्वी से लेकर 647 ईडी तक। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह खारे पानी की झील क्या कहलाती है जो सैंडबार और स्प्लिट की मदद से समुद्र से अलग हो जाती है? तो उसे हम लेगूर कहते हैं। क्या? उसे हम लेगूर कहते हैं। वहीं एशिया और भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो है चिल्का झील। कौन सी? चिल्का झील। वहीं पूछ लिया जाए कि दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो वह कैस्पियन सागर। कौन सी? कैस्पियन सागर। वहीं भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वह बुलर झील, जो जम्मू और कश्मीर में स्थित है। वहीं अगर दुनिया के बारे में 12 विश्व के बारे में पूछ लिया जाए तो वह सुपीरियर झील। मीठे पानी की सबसे बड़ी विश्व की झील है वह सुपीरियर झील। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, बामुनी पहाड़ियां निम्न में से किस राज्य में फैली हुई हैं? जो बामुनी की पहाड़ियां हैं वो किस राज्य में हैं? तो जो बामुनी की पहाड़ियां हैं वो असम राज्य में स्थित है। कहाँ? असम राज्य में स्थित हैं। इसी के साथ आपसे कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियां एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे महादेव और सतपुड़ा की पहाड़ियां कहाँ पर हैं? तो है मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। और वहीं अरुणाचल प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियां जो एग्जाम में पूछी जाती है वो है डफला मिसमी और मिकर। कौन सा बांध यंत्र कौन सा बांध रावी नदी पर बनाया गया है? कौन सा बांध है जो रावी नदी पर बनाया गया है? वो है चमेरा बांध। कौन सा? चमेरा बांध, जो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में है। वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर और किस राज्य में स्थित है? तो है सतलज नदी पर, पंजाब में। वहीं नाथपा झाकरी बांध भी सतलज नदी पर, लेकिन है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश का एक और बांध है जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, जैसे पंडो बांध किस नदी पर स्थित है? तो पंडो बांध हमारा ब्यास नदी पर स्थित है। जिस पर ब्यास नदी पर स्थित है। किस राज्य में है? तो यह हिमाचल प्रदेश में है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार
घटते क्रम में जनसंख्या वाले राज्य। अगर घटते क्रम में जनसंख्या वाले राज्य पूछा जाए, या प्रश्न यहाँ से एक और बन सकता है कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद आता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद बिहार, बिहार के बाद वेस्ट बंगाल, बंगाल के बाद आता है अपना मध्य प्रदेश। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है, तो किन नदियों के संगम पर स्थित है, तो वो भागीरथी और भिलंगाना नदी पर स्थित है। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है। यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्या इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसी के साथ आपसे पूछ लिया जाए कि इसका विश्व स्तर पर कौन सा स्थान आता है, तो इसका विश्व स्तर पर 5वां स्थान आता है। कौन सा? 5वां स्थान आता है। इसी के साथ बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है वो है जीएसटी परिषद। जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो जीएसटी परिषद में कुल कुल 33 सदस्य होते हैं। पहली बार जीएसटी किस देश में लागू हुई थी, तो पहली बार जीएसटी 1954 ईस्वी में फ्रांस में लागू हुई थी। उसके बाद भारत भारत कौन कितने देश बना जीएसटी लागू करने वाला, तो 61वां देश बना। कौन सा? 161वां देश बना भारत जीएसटी को लागू करने वाला। भारत में जीएसटी कब लागू हुई, तो भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुई। जो जीएसटी लागू करने के समय जो नारा था वो था वन नेशन वन टैक्स। क्या? वन नेशन वन टैक्स। भारत के सापेक्ष में पूछ लिया जाए कि भारत का पहला राज्य कौन सा बना था जहां पर जीएसटी लागू हुई थी, या फिर ऐसे पूछा जाए कि जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना था, वो था असम। कौन था? असम। अगर यहीं आपसे एक प्रश्न और पूछ लिया जाए कि भारत में अंतिम अंतिम राज्य जो है, अंतिम राज्य कौन सा है जिसमें अंतिम समय में या सबसे बाद में जीएसटी लागू हुई है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो जीएसटी नंबर होता है उसमें कुल कितने डिजिट होते हैं, तो उसमें कुल 15 डिजिट होते हैं। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन जाते हैं नंबर्स, तो इसको भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जीएसटी बिल को पारित करने वाला कौन सा संविधान संशोधन किया गया था। अगर पूछा जाए संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो वो था 101वां। कौन सा था? 101वां। अगर वहीं आपसे बिल के बारे में पूछ लिया जाए तो बिल कौन सा था, बिल था अपना 122 नंबर का। कितना बिल था? 122 नंबर का। अगर आपसे पूछा जाए कि जो जीएसटी है वह किस आर्टिकल से संबंधित है, तो यह आर्टिकल 279 ए से संबंधित है। वहीं 1 किलोवाट किसके समतुल्य होता है, तो यह 3600 किलो जूल प्रति हावर्स के बराबर होता है। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, जल वाष्प के पुनः जल में रूपांतरण की प्रक्रिया निम्न में से क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है, क्या कहलाती है? वो कहलाती है संघनन। क्या कहलाती है? संघनन। ऐसे प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं कि द्रव्य से गैस बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है बाष्पीकरण। क्या? बाष्पीकरण। वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि द्रव्य से सीधा सॉलिड बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वो कहलाती है हिमीकरण। हिमीकरण हिमीकरण। अगर एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि ठोस से बिना द्रव्य में परिवर्तित किए गैस में परिवर्तित हो जाना कौन सी क्रिया के अंतर्गत आता है, तो वो आता है ऊर्ध्वपातन क्रिया के अंतर्गत। किस ऊर्ध्वपातन क्रिया के अंतर्गत आता है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में हैलोजन को स्थापित किया गया है, तो किस वर्ग में किया गया है, तो वो किया गया है 17वें वर्ग में। सतवां वर्ग किससे संबंधित है, तो जो 7वां वर्ग है वो पी ब्लॉक ग्रुप से संबंधित है। पी ब्लॉक ग्रुप के अंतर्गत अंतर्गत कौन कौन से तत्व आते हैं, तो आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन,
और आयोडीन। इसके बाद आता है एक्साइटिन, एक्साइटिन और टिनेस टिनसिने, क्या टेंसिने, यह भी किसके अंदर आता है? तो यह पी ब्लॉक ग्रुप के अंतर्गत आता है। दूसरे आवर्त के तत्वों को किस रूप से जाना जाता है? तो इन्हें सेतु तत्व के रूप में जाना जाता है। किस सेतु तत्व के रूप में जाना जाता है? इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि मेटोनिन मेटोनिन नामक हार्मोन्स को स्रावित करने के लिए प्रसिद्ध है? तो वह पीनियल ग्रंथि। क्या पीनियल ग्रंथि? पीनियल ग्रंथि का काम क्या होता है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पीनियल ग्रंथि का काम क्या होता है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, मानव शरीर में से निम्न में से किस अंग से संबंधित विषय को हेपेटोलॉजी कहते हैं? यह प्रश्न ऐसे पूछा जाए कि हेपेटोलॉजी में मानव शरीर के किस अंग का अध्ययन किया जाता है? तो है यकृत। किसका किया जाता है? यकृत। यकृत। वहीं खोपड़ी और बाल के अध्ययन को हम ट्राइकोलॉजी और किडनी के अध्ययन को हम नेफ्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। नेफ्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। वहीं रक्त का अध्ययन किस में किया जाता है? इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। और हृदय के अध्ययन को हम कार्डियोलॉजी और तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को हम न्यूरोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, हाल हाल ही में कहाँ कहाँ के प्रसिद्ध सांजी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? तो यह कहाँ का है? तो यह मथुरा का है। कहाँ का? मथुरा, उत्तर प्रदेश। मथुरा उत्तर प्रदेश का है सांजी क्राफ्ट। क्या? सांजी क्राफ्ट। उत्तर प्रदेश से संबंधित दो जीआई टैग और महत्वपूर्ण हैं, जैसे अयोध्या के बेसन लड्डू को अभी अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। वहीं तिरंगा बर्फी जो काशी या वाराणसी की है, इसको भी हाल ही में जीआई टैग मिला है। बात करते हैं जीआई टैग की। तो जो जीआई टैग है, यह किस एक्ट के तहत आया था? तो यह आया था जीआई टैग एक्ट 1999। और प्रभावी कब हुआ? तो प्रभावी हुआ था 2003 में। पहला जीआई टैग कब दिया गया था? तो दिया गया था 2004 में। किसको दिया गया था? तो दार्जिलिंग चाय है, जो दार्जिलिंग की चाय है, उसको दिया गया था। अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा जीआई टैग किस राज्य के पास है, तो वह उत्तर प्रदेश राज्य के पास। इतने पहले 69 थे, लेकिन हाल ही में पांच पांच को और मिला है, तो कुल मिलाकर अब हो गए हैं 74। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में सेरीकल्चर मेले का उद्घाटन किया गया है। वह कहाँ पर स्थित है? तो वह गोरखपुर में। सेरी या पूछ लिया जाए कि सेरीकल्चर मेले का उद्घाटन किस जगह पर हुआ है, तो वो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश से संबंधित एक और महत्वपूर्ण सूचना कि फैमिली आईडी पोर्टल कहाँ पर लॉन्च किया गया है, तो यह भी हमारा उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। इलेक्ट्रिकल वाहन पर टैक्स फ्री सर्विसेज कौन सा राज्य दे रहा है? तो वो भी उत्तर प्रदेश है। कौन कौन से टैक्स फ्री कर दिए गए हैं इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर? तो वो है रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन टैक्स, वो फ्री कर दिया गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है? तो कौन सा राज्य है? वो है हरियाणा राज्य। कौन सा? हरियाणा राज्य। हरियाणा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कि नॉर्थ इंडिया का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो वो भी हरियाणा में। और प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? तो वो भी हरियाणा पुलिस को सम्मानित किया गया था। 36वां सूरज कुंड शिल्प मेला कहाँ पर लगा था? तो यह भी फरीदाबाद हरियाणा में लगा था। सूरज कुंड मेले से एक प्रश्न और बनता है कि यह
किस मंथ में लगता है? तो है फरवरी माह में इसका उद्घाटन किया जाता है या लगाया जाता है। एग्जाम में पूछा गया था कि सूरज कुंड मेला वर्ष के किस माह में लगता है? तो यह लगता है फरवरी माह में। हाल ही में किसने अपनी पुस्तक वाई कैन नॉट एलिफेंट्स बी रेड लिखी है? तो यह किसकी पुस्तक है? तो है वाणी त्रिपाठी की। किनकी? वाणी त्रिपाठी की। वहीं द कुकिंग ऑफ बुक्स किनकी पुस्तक है? तो है रामचंद्र गुहा की। वहीं अन अनकॉमन लव किनकी पुस्तक है? तो वह चित्रा बनर्जी की। किसकी? चित्रा बनर्जी की। अब यहाँ से शुरू होता है अपना सेट नंबर 15। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और आपका जो भी क्वेश्चन है उसका भी जब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और हम आपके हर एक कमेंट का जवाब पर्सनली देते हैं। तो आप लोग कमेंट करना कतई ना भूलिए और साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, यदि आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है वो है बुंदेलखंड क्षेत्र की एक जीवंत नृत्य शैली है। इसका प्रदर्शन मृदंग की थाप से शुरू किया जाता है और धीरे धीरे गद्य और काव्यात्मक संवादों के साथ गति पकड़ता है। तो कौन सा है? वो है स्वाग। वहीं बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और नृत्य शैलियां जैसे मटकी, राय, गणगौर, शीला, फूलपति, सैला भड़ोनी, जवारा, परगोनी, अहिराई, मांच और भगोरिया। यह किस राज्य में है? ये तो मध्य प्रदेश राज्य से सटे हुए हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है कौन सा भारत में नृत्य के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च सर्वोच्च पुरस्कार है? तो वो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। कौन सा? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो 1953 में। इसको किस अन्य भवन नाम से जाना जाता है? इसको हम रविंद्र भवन के नाम से भी जानते हैं। पहली डांसर कौन थी? तो पहली डांसर थी टी बाला सरस्वती। किससे संबंधित थी? तो भरतनाट्यम से संबंधित थी। कब? 1955 ईस्वी में। कब मिला था? तो 1955 ईस्वी में मिला था। इनको किसको? टी बाला सरस्वती को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। अब बात कर लेते हैं 2023 के साहित्य 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 पुरस्कार की, जो नृत्य के क्षेत्र में दिए गए हैं। जैसे उर्मिला सत्यनारायणा भरतनाट्यम से संबंधित हैं। वहीं परीक्षित महतो छऊ डांस से संबंधित हैं। वहीं जगदीश गंगा जी कथक से संबंधित है। किससे? कथक से संबंधित है। वहीं मार्गी विजय कुमार कथकली से संबंधित हैं। वहीं उषा गायत्री कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। भावेन बोरबयान सत्रिया से संबंधित। आपको बताना है सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डंडारी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? जो डंडारी नृत्य शैली है का संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध तेलंगाना राज्य से। तेलंगाना की वर्तमान राजधानी क्या है? आपको कमेंट में बताना है। वहीं कुछ अन्य अन्य नृत्य देख लेते हैं तेलंगाना के। तो हो गया पैरीनी, शिवतरन, चिंदू, भागवतम, धीमसा, लंबाड़ी, डंपू और गुसादी। कौन सा? गुसादी। वहीं हरियाणा की महत्वपूर्ण नृत्य शैली कौन सी? रतबई और धमाल। केरल की पडियन, चकियार कुत्थू। वहीं महाराष्ट्र की वाद्या मुरली और लेजिम। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, कौन संगीत वाद्य यंत्र कंजरा के वादन के लिए प्रसिद्ध है? कौन है? वह पुदुकोट्टई दक्षिणामूर्ति पिल्लई।
कजरा से संबंधित अन्य व्यक्ति कौन कौन है? वो है जे हरिशंकर, पी सुब्रमण्यम पिल्लई, ब्रजभूषण काबराव और बैजू धर्मराज। कौन? बैजू धर्मराज। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पन्नालाल घोष किससे संबंधित है, तो बांसुरी से संबंधित हैं। वहीं एस वी राजा राव मृदंगम से संबंधित है और कृष्ण महाराज तबला से संबंधित हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न। राधा श्रीधर का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो जो राधा श्रीधर हैं इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? इनका संबंध भरतनाट्यम से। किससे? भरतनाट्यम से है। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध भरतनाट्यम से है। भरतनाट्यम से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति जैसे सुधा रानी हो गया, रघुपति हो गया, सुधा रानी रघुपति हो गया, अड्यार के हो गया, लक्ष्मण, राम वैद्यनाथम, ये सारे किससे संबंधित हैं? तो यह सारे के सारे भरतनाट्यम से संबंधित हैं। वहीं रामकृष्णा तालुकदार सत्रिया से संबंधित हैं। वहीं शशि शांगिला कथक से संबंधित है। किससे? कथक से। आपको बताना है कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अखम लक्ष्मी देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इनका संबंध मणिपुरी से है और यह किसका है? यह मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न। जो अपना अगला प्रश्न है, फटोरफा यात्रा और मांडू उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध गोवा राज्य से है। गोवा की कुछ अन्य महत्वपूर्ण फेस्टिवल जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं वो हैं वोंड्रम, शिगमो, अंगूर मैंगो फेस्टिवल, सनबर्न, चिक्कल कालो, बीवा उत्सव। कौन सा? चिक्कल कालो और बीवा उत्सव। इसी के साथ कर्नाटक के कुछ महत्वपूर्ण उत्सव बैरामुंडी और केल पौधा केरल कर्नाटक के। वहीं मध्य प्रदेश के लोक रंग और आखा तीज। कौन सा? लोक रंग आखा तीज। और केरल का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है वो है निशांगधरी। निशांगधी कि कहाँ का है? तो वह केरल राज्य का। केरल की राजधानी क्या है? आपको कमेंट में बताना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, हर वर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को अल्लाह पूजा के पास आयोजित की जाने वाली नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता किस श्रेणी में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी और लोकप्रिय है? तो वह नौका दौड़ में। किससे संबंधित है? वह नौका दौड़ से। नौका दौड़ किस राज्य में मनाया जाता है? तो नौका दौड़ किस राज्य में मनाया जाता है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वहीं नेहरू कप किससे संबंधित है? तो नेहरू कप फुटबॉल से संबंधित है। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि जवाहरलाल नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो यह हॉकी से संबंधित है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय खिलाड़ी अनाका अलंकामोनी का संबंध किस खेल से है? तो इनका जो खेल है वह स्क्वाश से इनका संबंध है। स्क्वाश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नाम जो चर्चा में रहते हैं वो हैं अनाहत सिंह, सौरभ घोषाल, ज्योत्सना चिनप्पा और दीपिका पल्लिकल। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण नाम बन जाता है अनाहत सिंह का, क्योंकि इन्होंने एशियन गेम्स 2024 में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। कितने? 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, आईपीएल का पहला संस्करण कब हुआ था? तो आईपीएल का पहला संस्करण कब हुआ था? तो आईपीएल का पहला संस्करण 2008 में हुआ था। कब? 2008 में हुआ था।
और इसमें जो विजेता विजेता टीम थी वो थी राजस्थान रॉयल्स। किसको किसको हराकर जीती थी? तो वो जीती थी सीएसके को हराकर। या पूछा जाए कि 2008 में उप विजेता टीम कौन थी? वो थी सीएसके, वो थी सीएसके। आपसे पूछ लिया जाए कि 2023 में आईपीएल किसने जीता था? तो वो जीता था सीएसके ने। किसको हराकर? तो गुजरात को हराकर। किसको? गुजरात को हराकर। 2024 का पहला मैच किन किन दो टीमों के बीच हुआ था? तो वो हुआ था, वो होगा सीएसके और आरसीबी के बीच। किसके? सीएसके और आरसीबी के बीच। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आईपीएल में सबसे ज्यादा रन किसके थे? तो वो थे विराट कोहली के। और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन बना है? तो वो बना है चहल। अगर आपसे पूछा जाए कि 2024 का पहला शतक किसने लगाया था? तो वो लगाया था विराट कोहली ने। किसने? विराट कोहली ने। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, एक एक सामान्य फ्री स्टाइल कुश्ती मुकाबले को तीन तीन मिनट की कितनी अवधियों में विभाजित किया जाता है, जिनके बीच 30 सेकंड का एक ब्रेक होता है? कितना? 30 सेकंड का एक ब्रेक होता है। तो है दो पालियों में किया जाता है। अगर पूछा जाए कि ओलंपिक में कुश्ती को कब शामिल किया गया? तो जो मेल कुश्ती है उसे 2020 में, और जो फीमेल फीमेल कुश्ती है उसको 2004 में ओलंपिक में शामिल किया गया था। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? तो वो किया गया था 13 मई 1952 ईस्वी को। कब? 13 मई 1952 ईस्वी को। पूछा जाए कि पहले आम चुनाव कब हुए थे? तो हुए थे 1951 से 1952 के बीच। नेता पक्ष का प्रथम नेता कौन था? या प्रथम कौन नेता प्रथम प्रधानमंत्री बना था? तो वो बने थे नेहरू जी। कौन बनते थे? जवाहरलाल नेहरू। अगर वहीं आपसे पूछा जाए कि पहला नेता प्रतिपक्ष किनको बनाया गया था? तो वो बनाया गया था राम सुभग सिंह को। कब? 1959 ईस्वी में। कब? 1959 ईस्वी में। नेता प्रतिपक्ष को संवैधानिक मान्यता कब मिली? तो 1977 ईस्वी में इस पद को संवैधानिक मान्यता मिली थी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन? लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक की बात की किस आर्टिकल में की गई है? तो जो धन विधेयक है वो आर्टिकल 110 में कहा गया है। किसमें? 110 में कहा गया है। वित्त विधेयक आर्टिकल 117 के ए में संबंधित है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों के बीच दोनों सदनों के किसी भी सदन के सदस्य को अयोग्यता निर्धारित की गई है, तो ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो यह आता है आर्टिकल 102 के अंतर्गत। और 103 में क्या है? अयोग्यता पर प्रश्न का निर्णय। अयोग्यता पर प्रश्न का निर्णय आर्टिकल 103 के अंतर्गत आता है। वहीं आर्टिकल 105 या आर्टिकल 105 या अनुच्छेद 105 संसद संसद सदस्यों के विशेषाधिकार को दर्शाता है। संसद सदस्यों के विशेषाधिकार को दर्शाता है। कौन सा? आर्टिकल नंबर 105। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो है 47। कितनी? 47। वहीं एससी के बारे में पूछ लिया जाए तो एससी की है 84। अगर पूछा जाए कि लोकसभा में कुल कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो वो है एससी की 84 और एसटी की 47। कुल 131 सीटें। लोकसभा की कुल सीटों का 24.03% आरक्षित किया गया है। और पूछा जाए कि सर्वाधिक एसटी की सीटें किस राज्य में है? तो वो है मध्य प्रदेश राज्य में। किसमें? मध्य प्रदेश राज्य में। वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि लोकसभा की मैक्सिमम सीटें कितनी है? तो वह है 552। कितनी? 552। अगर पूछा जाए कि वर्तमान में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं, तो वो है 543। कितनी? 543। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जब अगला प्रश्न सबसे ज्यादा बजट पेश
करने का रिकॉर्ड किसके नाम जाता है? तो वो जाता है मोरारजी देसाई के नाम। इसके मोरारजी देसाई के नाम। इन्होंने 10 बार, कितनी बार बजट पेश किया? तो इन्होंने 10 बार बजट पेश किया। और इन्हें भारत रत्न कब मिला है? तो इन्हें 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और वहीं निशान ए पाक, पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान इन्हें कब मिला था? तो वो मिला था 1990 ईस्वी में। वहीं सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे? यही यह मोरारजी देसाई भी भारत के सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री बने थे। कितनी उम्र पे? वह 81 वर्ष की उम्र पर यह प्रधानमंत्री बने थे। बजट, अगर पूछा जाए कि बजट बजट संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इनका इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो है 112, वार्षिक वित्तीय विवरण। यह आर्टिकल 112 बताता है। अगर पूछा जाए कि 9 बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति कौन है? तो वह पी चिदम्बरम। कौन है? पी चिदम्बरम। और वहीं 8 बार किसने पेश किया? वो किया प्रणब मुखर्जी ने। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन का राज्यवंश कितने विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों में बटा हुआ था? यह 2 विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों में बटा हुआ था। पहला पूर्व, दूसरा दक्षिण। पूर्व में कामरूप जो असम है, और वहीं दक्षिण में नर्मदा नदी के तट तक। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हर्षवर्धन ने दक्कन में कूच करने के लिए नर्मदा नदी को पार करने की कोशिश की, लेकिन चालुक्य वंश का वह कौन सा शासक था जिसने इसे रोक दिया था? वो था पुलकेशन द्वितीय ने इसे रोक दिया था। यह बात कहाँ पर मिलती है? तो यह ऐहोल अभिलेख में मिलती है। जो किसका अभिलेख है? वो है पुलकेशन द्वितीय का। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, राधा शशांक किसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की? वह किस साम्राज्य का शासक था? तो वह किस साम्राज्य का शासक था? वह गौड़ प्रदेश का शासक था, जो वर्तमान में वेस्ट ऑफ बंगाल में है। कहाँ? वर्तमान वेस्ट ऑफ बंगाल में है। वहीं राजा हर्षवर्धन ने कहाँ पर ज्ञान और एक विशाल केंद्र स्थापित किया था? कहाँ पर किया था? वो किया था कन्नौज में। कहाँ पर? कन्नौज में, जिसे भद्र विहार के नाम से भी जाना जाता था। जिसे भद्र विहार के नाम से भी जाना जाता था। हर्षवर्धन एक इकलौता राजा था जो प्रत्येक 5 वर्ष पर महादान करते थे। क्या? महादान करते थे। और इस महादान को महामोक्ष परिषद भी कहा जाता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी जितना बड़ा है? कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी जितना बड़ा है? वह है शुक्र। कौन सा है? शुक्र। आंतर अगर पूछा जाए कि सूर्य से दूरी के हिसाब से या दूरी के बढ़ते क्रम के हिसाब से ग्रह कौन से हैं? तो पहले नंबर पर आता है बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अगर पूछ लिया जाए कि आंतरिक ग्रह कौन से होते हैं, तो जो शुद्र ग्रह के एक साइड सूरज के ओर के जो ग्रह होते हैं वो आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। शुद्र सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि जो शुद्र ग्रह होते हैं वो किन 2 ग्रहों के बीच होते हैं? तो वह मंगल और बृहस्पति के बीच में होते हैं। जो शुक्र ग्रह होता है इसको हम किसी और अन्य नाम से जानते हैं, तो इसको हम मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, और सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र को ही कहा जाता है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी की जो आकृति है वो लव लदवच्छ लदवच्छ लगभग गोलार्ध है। कितनी? लगभग गोलार्ध है। अगर पूछा जाए कि विषुवत व्यास कितना है, तो 12,756 किलोमीटर। वही ध्रुवीय व्यास 12,712 किलोमीटर। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। किसी ग्रह को अप्रत्यक्ष ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो वो जाना था शुक्र ग्रह को। अगर पूछा जाए कि लाल ग्रह किस ग्रह को कहते हैं, तो वो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है।
हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? तो जो हिप्पोकैम्प है वह वरुण ग्रह का चंद्रमा है। अगर पूछा जाए कि कुल कितने उपग्रह हैं, तो कुल कितने उपग्रह हैं? तो कुल उपग्रह हैं 285। पृथ्वी का 1, मंगल के 2, बृहस्पति के 95, शनि के 146, वहीं अरुण के 27 और वरुण के 14। अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? तो किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? तो है हरियाणा का। किसका? हरियाणा का। आपको बताना है कि भारत का लिंगानुपात कितना है। भारत का लिंगानुपात कितना है? तो वह है 943 पर 100 पर 1000 व्यक्ति। कितना? 943 महिलाएं प्रत्येक 1000 पुरुषों पर। अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा किस राज्य का लिंगानुपात है, तो वह केरल राज्य का। कितना? 1084। उसके बाद आता है पुडुचेरी 1037। उसके बाद तमिलनाडु 996। उसके बाद आंध्र प्रदेश 993। उसके बाद छत्तीसगढ़ 991। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है? तो अगर नाबार्ड का मुख्य कार्य पूछा जाए, तो जो नाबार्ड का मुख्य कार्य है वो है कृषि के प्रचार और विकास के लिए ऋण प्रवाह को सुगम बनाना। है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। इसकी जो स्थापना हुई थी वो किस समिति पर हुई थी? तो हुई थी शिवरामन समिति की। इसके अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो के वी साजी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। इसका एक्ट कौन सा था? तो इसका एक्ट था 1981 का एक्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कुल कितनी वाणिज्यिक या कॉमर्शियल बैंक है, तो वो है 12। कितनी है? 12। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। विद्युत धारा का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो वह गैल्वेनोमीटर। कौन सा? गैल्वेनोमीटर। अगर वहीं पूछा जाए कि विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है अमीटर का। किसका? अमीटर का। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होता है? तो वो होता है कुल यांत्रिक ऊर्जा। क्या किसके बराबर होता है? वो होता है कुल यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होता है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, जो पल्स एस जिसे हम मुक्ता भस्म के रूप नाम से भी जानते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है K2CO3। कौन क्या होता है? K2CO3। किसकी इलेक्ट्रॉनिक बंधुता सबसे कम होती है? तो वो होती है आर्गन की। किसकी? आर्गन की। और सबसे ज्यादा किसकी होती है? वो होती है क्लोरीन की। किसकी? क्लोरीन की। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो वो है अयोटा धमनी। अयोटा धमनी, इसे हम महाधमनी के नाम से भी जानते हैं। किसे? महाधमनी के नाम से भी जानते हैं। अयोटा धमनी, इसका काम होता है रक्त को पंप करने का कार्य। यह क्या कार्य करती है? तो यह रक्त को पंप करने का कार्य करती है। और सार्वभौमिक दाता कौन सा ग्रुप होता है? तो ओ निगेटिव। और सार्वभौमिक ग्राही होता है ए बी सार्वभौमिक ग्राही होता है। रक्त समूह की खोज करने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो था लॉर्ड कार्ल लैंड स्टीनर। वहीं परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? वो की थी विलियम हार्वे ने। किसने? विलियम हार्वे ने। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। असम राज्य में नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ बेलोर का अनावरण किया है। स्टैच्यू ऑफ बेलोर किसको समर्पित है? अगर पूछा जाए कि स्टैच्यू ऑफ बेलोर किनको समर्पित है, तो यह समर्पित है योद्धा योद्धा लाचित बोरफुलन को। किसको? योद्धा लाचित बोरफुलन को। कुछ महत्वपूर्ण स्टैच्यू जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जैसे स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी किसको समर्पित है? तो संत नामार्जुनाचार्य रामानुजाचार्य को समर्पित है। यह किस राज्य कहाँ पर है? ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ? हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद कहाँ है? हैदराबाद है तेलंगाना राज्य में। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी किस
किसको समर्पित है? तो ये श्रीनाथ केम्पेगौड़ा जी को समर्पित है। यह कहाँ है? बेंगलोर कर्नाटक में। वहीं स्टैच्यू ऑफ नॉलेज बी आर अम्बेडकर, लातूर महाराष्ट्र। स्टैच्यू ऑफ पीस विजय वल्लभ पाली राजस्थान। वहीं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वल्लभ भाई पटेल गुजरात नर्मदा नदी में। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न, श्रीनाथ वीर महेशखोवा उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो यह मनाया गया महाराष्ट्र में। 2023 और 24 के महत्वपूर्ण उत्सव जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे पर्पल उत्सव नई दिल्ली, केला उत्सव मध्य प्रदेश, इंटरनेशनल ऊंट उत्सव बीकानेर राजस्थान, कार्बी युवा महोत्सव असम, असम का ही एक चुम चंदजुद्दुबी उत्सव कहाँ मनाया गया? तो वो भी असम में मनाया गया। गोले मेला उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर, डोसमुची लद्दाख में मनाया गया है। भारत का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर किस जिले में खोला गया है? तो किस जिले में खोला गया? तो वो खोला गया है पटना बिहार। पटना बिहार में। बिहार की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? वो है सॉरी बिहार की वर्तमान सीएम या मुख्यमंत्री कौन है? वो है नीतीश कुमार। कौन है? नीतीश कुमार। राष्ट्रीय राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? वो किया गया था 2008 में। कब? 2008 में। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। किस फिल्म को 96वां अकादमी पुरस्कार 2023 में बेस्ट पिक्चर के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया था? तो वो दिया गया था ओपनहाइमर को। किसको? ओपनहाइमर को। ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? तो हुई थी 1929 ईस्वी को। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले 2 सेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी भी महत्वपूर्ण बने लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।